ओके, तो ये है नीट 2021 का पेपर जो 12 सितंबर को हुआ है। तो इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कैपेसिटर का। तो जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, क्वेश्चंस कोई भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ना। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ओके, दे आर नॉट लेंदी, नन ऑफ द क्वेश्चंस इज लेंदी, वेरी फ्यू माइट बी, बट कंसेप्चुअल है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कैपेसिटेंस पर। ठीक है भाई, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि ये जो सर्किट है, इसमें एक कैपेसिटर ये और यहाँ पर, और फिर बोला है। तो सवाल ये है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो पूछा है, किन पॉइंट्स के बीच में पूछा है, पी और क्यू, इन पॉइंट्स के बीच में पूछा है। ठीक है, तो अब देखो, ये जो कैपेसिटर है, ये देखो, अब कोई कैपेसिटर जो है वो सर्किट में कब होगा, जब उस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब, अगर ए प्लेट है बी प्लेट है तो ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे होंगे। अब देखो, ये जो पोटेंशियल है, ये पूरा ये पोटेंशियल सेम है। कैन यू सी दैट? ठीक है, इफ यू कैन गो इन अ वायर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनकाउंटरिंग any battery, any resistance, then the potential same. So ये सब पोटेंशियल सेम है। कहने का मतलब ये है कि इस कैपेसिटेंस के लिए जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का पोटेंशियल भी है। मतलब दोनों प्लेट्स सेम पोटेंशियल पर है। अब दोनों प्लेट्स अगर सेम पोटेंशियल पर हैं तो इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस तो ज़ीरो हो गई ना। करेक्ट? ऐसा इसके साथ नहीं है, इन दोनों के साथ। देखो, ये एक पोटेंशियल है, ठीक है, और ये दूसरा पोटेंशियल है। हाँ, ये कह सकते हैं कि दोनों कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है वो सेम पोटेंशियल पर है, नेगेटिव अलग पोटेंशियल पर है। तो बेसिकली इसको सर्किट से हटा दो आप। ये इफेक्टिव सर्किट है। अब अगर ये इफेक्टिव सर्किट है तो सी और सी पैरेलल में कितना देंगे भाई? पैरेलल में रेजिस्टेंस देता था कितना, R/2, कैपेसिटेंस देगा 2C। 2C आंसर हो गया ऑप्शन 2, ये आंसर है। ठीक है, ओके, दिस वन। ठीक है, इस पर मत जाना, स्टूडेंट का कॉपी है, कहीं पे मार्क किया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पोलर मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिन पर पॉजिटिव चार्ज, बेसिकली ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी की थ्योरी से आता है ना। बहुत क्लियरली इसमें एक्सप्लेन किया है। और ये थ्योरी में कहाँ पर पॉइंट है, आई थिंक ये चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर में, जहाँ पर कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक के बीच का डिफरेंस समझाया है, वहाँ पर ये मिलेगा। तो पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या? जिन मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता। तो जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O और O, ठीक है, तो इनमें पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि सिमेट्रिक है तो अगर ऑक्सीजन का एक एटम है तो उसमें क्या होगा, बेसिकली न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर भी न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियस है, N ये भी न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इनके सेंटर में होगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर इसी पॉइंट पर होगा। अगर ये पॉइंट X ले लें तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर यही है। तो जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे H2O, तब H
H2O ऐसे कुछ होता है ना, ठीक है ना। अब इनके बीच कुछ एंगल होता है, ये कुछ एंगल होता है 108 डिग्री और समथिंग। तो H है, ये दोनों नेगेटिव हैं, नहीं ये दोनों पॉजिटिव है, और O2 नेगेटिव, यही है ना। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर क्या है, इन दोनों के सेंटर पे बना दो, यहाँ पर आ गया, और नेगेटिव चार्ज का सेंटर तो यही हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, नेगेटिव चार्ज का सेंटर, ऐसे हो गया, ठीक है। एनीवे, तो इसका आंसर क्या है। जनरली क्या होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, कब होगा, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम नहीं होगा, जैसे कि H2O है ना। और भी हो सकते हैं HCl वगैरह, और भी हैं जो भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये सब पोलर है, ठीक है। और जो सिमेट्रिक हैं ये सब नॉन पोलर है, ठीक है। तो इसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जो भी पोलर मॉलिक्यूल है। ये जो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो परमानेंट है, लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है। जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो सब अलॉन्ग द एक्सटर्नल फील्ड डाइपोल मोमेंट अलाइन हो जाएगा, है ना, ये होता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट नहीं है। अच्छा, एक मिनट, मॉलिक्यूल को पूछा गया ना, पोलर मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स हैविंग अ परमानेंट, हाँ ठीक है, मॉलिक्यूल के लेवल पर इलेक्ट्रिक डाइपोल परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो ये करेक्ट हो गया। चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग द स्पीड ऑफ दिस पैरेलल टू द कंडक्टर, ठीक है भाई। मूविंग चार्ज आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद इन इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टर, दिस कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। अरे ये क्या है भाई, एक मिनट, देखो, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज बेसिकली क्या है, इन्फिनिटली लॉन्ग ये कंडक्टर है ना। तो ये कंसेप्ट क्या है, ये है फोर्स ऑन अ चार्ज, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन वो चार्ज है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से, ठीक है। अब देखो, सिंपल फंडा, इस फोर्स की वैल्यू होती है Q टाइम्स V क्रॉस B, तो QVB साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। राइट हैंड रूल का यूज़ करोगे तो जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस रीजन में, मतलब वायर के जस्ट ऊपर मूव कर रहा है, तो उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर आएगी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है राइट, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है लेफ्ट, भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज समझ लो, क्योंकि ये जो रूल है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइन किया गया। तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसका चार्ज E है पॉजिटिव में, ठीक है। तो अब देखो V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी, V क्रॉस B की डायरेक्शन आएगी ऐसे, ठीक है। खैर उससे क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछ रहा है ना, और V और B में एंगल कितना है, V और B में एंगल 90 है, तो QVB साइन 90, ठीक है ना, QVB हो गया बेसिकली, ठीक है। किसी को इतना डायरेक्शन तो पूछ नहीं रहा है, तो अगर किसी को डायरेक्शन का अंदाज़ा नहीं भी है हाँ, तो भी QVB से हो जाएगा। अच्छा, Q कितना है भाई, Q तो E है, V भी पता है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितनी है, वायर की वजह से है ना, तो μ0/2 I/r यही तो होता है ना। तो μ0/2 r 2 × 10⁻⁷ और I/r, I कितनी है भाई, I है 5, R कितनी है 0.2 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 से 0.2 10 बन गया,
10⁻⁶ बन गया, 5×10⁻⁶ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹, वी की वैल्यू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बी की वैल्यू 5 × 10⁻⁶। तो ये कितना हो गया? अब देखो 5 की पावर -6 की पावर -1 की पावर -20 हो गया टोटल, और 1.6 × 5 इज 8। 8 × 10⁻⁻20, ऑप्शन 4। बात खत्म है ना। म्यू नॉट की वैल्यू, ये जो म्यू नॉट बाई 2 पाई को डायरेक्टली हमने 2 × 10⁻⁻7 लिख दिया इसलिए क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ होती है। ठीक है ना। एनीवे आंसर आ गया इसका, ऑप्शन 4। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट पे, फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन विच आर द फॉलोइंग। तो अगर हम ले लेते हैं ऐसे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, करेक्ट है, एक्स और वाई और जेड। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है भाई, तो और द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ई है और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर बी है, तो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है ई क्रॉस बी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मतलब ये कि यहाँ प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या दी हुई है, एक्स में, मतलब आई प्लस आई, पॉजिटिव एक्स दी हुई। तो इसका मतलब ई क्रॉस बी जो है वो पॉजिटिव एक्स में आना चाहिए। अब ई क्या है, पहला वाला ई है, दूसरा वाला बी है, तो पहले और दूसरे वाले का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लो तो क्या आना चाहिए, आई में आना चाहिए। पहले और दूसरे का क्रॉस प्रोडक्ट आई में आना चाहिए। अब एक एक करके सबके क्रॉस प्रोडक्ट ले डालो। जे प्लस के क्रॉस जे प्लस के, भाई ये तो ऐसे ही रूल आउट हो गया क्योंकि जे प्लस के मतलब दोनों जे प्लस के है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये तो ऐसे ही रूल आउट हो गया। करेक्ट, अच्छा ठीक है ना। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो पहले वाले और दूसरे वाले का डॉट प्रोडक्ट जिनमें जीरो नहीं है वो भी कैंसिल आउट हो गए है ना। और डॉट प्रोडक्ट कैसे देखते हैं, अगर तुम्हारे पास दो हैं वेक्टर्स, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है a1i प्लस b1j, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है a2i प्लस b2j, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट वो तो e डॉट बी डॉट ई करो एक ही बात होती है। डॉट प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2। अगर ये डॉट प्रोडक्ट जीरो है, जो कि होना चाहिए क्योंकि ई और बी हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसे चेक कर लो। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं है तो उस चॉइस को उड़ा दो। ठीक है ना तो ये दोनों तो वेक्टर ही सेम हो गया ना, तो उनके बीच का एंगल जीरो है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कैसे होगा, कॉस जीरो 1 होता है, तो पहली वाली चॉइस एलिमिनेट हो गई। ठीक है, अब दूसरी चॉइस देखते हैं। जे इंटू जे का कोफिशिएंट 1 आता है, के इंटू के का कोफिशिएंट -1 है, दूसरी चॉइस हो सकती है, अब इसको रखते हैं। तीसरी चॉइस देख लेते हैं, जे इंटू जे -1, के इंटू के -1, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, जब मैं कह रहा हूँ जे इंटू जे नहीं, मैं कह रहा हूँ जे का कोफिशिएंट इंटू जे का कोफिशिएंट, देख रहे हो ना, b1 b2 a1 a2 है ना। तो जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, प्लस के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दोनों -1 और -1 -2 आ गया। ये कर रहा हूँ मैं a1 a2 b2, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ बेसिकली। थर्ड में डॉट प्रोडक्ट जो आ गया -2 आ गया। फोर्थ में देखो, जे को जे से मल्टीप्लाई किया 1, के को के से मल्टीप्लाई किया 1, 2 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। सिर्फ एक ही में जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ज़्यादा कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं। सिक्स का ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती हैं। सिर्फ उस फैक्ट से भी कर सकते हो। ठीक है ना। दूसरा ऐसे भी कर सकते हो कि सबका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और वो आई इनमें से देखो किसका क्रॉस प्रोडक्ट आई डायरेक्शन, लेकिन उतना दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो सिर्फ ऑप्शन 2 में डॉट प्रोडक्ट जीरो है, बाकी सब में जीरो नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन आते हैं। क्या है भाई, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर। ठीक है,
कनेक्टेड इन सीरीज AC करंट का क्वेश्चन है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LC बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. LCR इज दिस एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू LCR सर्किट इज दिस, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज व्हाट. ठीक है, हमें ये पता है कि V स्क्वायर अप्लाइड वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है. V क्या है? अप्लाइड वोल्टेज का एम्पलीट्यूड. ठीक है ना. अब इसको V0 लिख लो, जो भी लिख लो, है ना. हम ऐसे लिखते हैं ना, देखो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तो ये V0 है. ठीक है ना. तो V0 स्क्वायर इज VR स्क्वायर रेजिस्टेंस के क्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर. ठीक है ना, ये होता है. तो VR की वैल्यू देखो क्या है, 40 है. 40 स्क्वायर प्लस VL माइनस VC, 40 माइनस 30 का स्क्वायर. एक मिनट, 40 माइनस 10 का स्क्वायर, सॉरी. तो भाई क्या हो गया, 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, 50 स्क्वायर हो गया ना. तो V0 की वैल्यू 50 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है. अब हमको पता है इम्पीडेंस जो Z होता है वो क्या होता है, वोल्टेज एम्पलीट्यूड बाय करंट एम्पलीट्यूड. वोल्टेज एम्पलीट्यूड कितना है, 50 है. करंट एम्पलीट्यूड कितना है, दिया हुआ है 10√2. 10 का 5 टाइम्स 5/√2 हो गया, 5/√2 ओम्स. आंसर देखो ऑप्शन 2. बात खत्म. आगे बढ़ते हैं भाई. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है. अच्छा भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एवरेज एमिटेड बाय सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज दिस व्हेन डिलीवर्स द पावर ऑफ दिस, व्हाट विल बी. ठीक है भाई. तो कह रहा है कि एक लाइट का सोर्स है, उसकी वेवलेंथ इतनी है. भाई लाइट का सोर्स का वेवलेंथ अगर इतना है तो उसके फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, hc/λ. ठीक है. अब hc की वैल्यू होती है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 600. मतलब अब ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट करते फिरोगे, hc की वैल्यू डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में पता होनी चाहिए, जो कितनी होती है. उसको 600 से डिवाइड कर दो, ये वैल्यू आ गई क्या, एनर्जी ऑफ वन फोटोन. किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो कितना होगा भाई, 12.42 डिवाइडेड बाई 6, है ना. तो कितना आ गया भाई, 6 2 12, 6 7 42. 07 करूँ क्या, हाँ इतना आ गया, करेक्ट है ना. 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा. चलो ठीक है. तो इतना आ गया. अब क्या पूछ रहे हैं, when it delivers a power of this the number of photons per second. अच्छा, पावर का मतलब क्या, अच्छा इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. पावर का मतलब क्या, एक सेकंड में कितना एनर्जी देता है. तो एक सेकंड में जो एनर्जी दे रहा है वो है 3.3 इंटू 10⁻³ वाट्स. वाट्स मतलब इतना जूल्स पर सेकंड. इतना जूल्स एनर्जी एक सेकंड दे रहा है. हमें लग रहा है कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे. अच्छा जी, तो 3.3 इंटू 10⁻³ बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे. एक फोटोन की एनर्जी कितनी, 2.07 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90. इतने फोटोन आ गए. अब रफ कैलकुलेशन करना है आई गेस. तो ऑफ ऑर्डर ऑफ डिलीवर्स दिस. अच्छा चलो भाई देख लेते हैं. तो 3.3/2 ये कुछ 1.5 से ज़्यादा आएगा, कुछ 1.6 ऐसा आ जाएगा. अरे यार ये तो 1.6 नीचे भी आ रहा है. अच्छा ठीक है, तो 2 इंटू 1.6 मतलब उतना ही करीब हो जाएगा. तो आई थिंक ये और ये कट जाएंगे. तो 19 - 3 हो जाएगा 16. 10⁻16 कौन सा है, 3 ऑप्शन है. ऑप्शन 3 बात खत्म. ठीक है जी, नेक्स्ट जाते हैं. अब क्या है, 9th क्वेश्चन पे आते हैं. किधर है भाई 9th क्वेश्चन, चलो देखते हैं क्या है ये. अरे रे कुछ क्वेश्चन मिस हो गए क्या. अच्छा 3rd के बाद हम सीधे 6th पे चले गए थे. एक तरफ तक हम आ रहे थे. ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सब कवर कर लिए जाएंगे. 4th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. 4th क्वेश्चन क्या है भाई, ये 4th क्वेश्चन क्या है ना, थिक करंट केबल, आई करंट यूनिफॉर्मली आ रही है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन. ओके बेसिकली क्या है ये, देखो अगर एक करंट कैरिंग केबल है ऐसे, जिसमें करंट ऐसे जा रही है, इसका क्रॉस सेक्शन लिया, इसे कट किया तो ऐसे दिखेगा. अब ये पूछ रहा है कि
सेंटर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। भाई ये जो है ना स्टैंडर्ड एम्पियर लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है। एनसीईआरटी से स्ट्रेट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल दिया हुआ है, जाकर देख लो, स्टैंडर्ड, ठीक है। और इसका आंसर है ऑप्शन 3, ठीक है। अगर इसको प्रूव करना है, नहीं इतना लंबा नहीं जाएंगे, क्यों प्रूव करेंगे भाई, नहीं करेंगे। अगर आपने एम्पियर लॉ पढ़ा नहीं है, अगर आपने एम्पियर लॉ पढ़ा है तो एम्पियर लॉ का पहला बेसिक, पहला एग्जाम्पल जो है ना एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, इसका ऑप्शन 3 है डायरेक्टली, ऑप्शन 3 एंड इट कम्स फ्रॉम एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ क्या, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around the ampere loop is equal to mu naught times the current through the ampere loop। एक केस में एम्पियर लूप ले लो अंदर और एक केस में एम्पियर लूप ले लेना बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेरिवेशन नहीं करेंगे बैठ के, क्योंकि स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया हुआ है भाई एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी में सीधे एम्पियर लॉ ढूंढो, एम्पियर लॉ का पहला एग्जाम्पल यही दिया हुआ है ना। डिट्टो वही क्वेश्चन है, जिस बंदे ने पढ़ा होगा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधे ऑप्शन 3 देखेगा, मार्क करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का बड़ा बेसिक टाइप का प्रॉब्लम लग रहा है, देखते हैं क्या है। पोटेंशियोमीटर सर्किट सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट गिव्स बैलेंस पॉइंट 36 सेंटीमीटर, अनदर सेल ऑफ ईएमएफ 2 पॉइंट रिप्लेसेस द फर्स्ट सेल, देन एट व्हाट लेंथ द बैलेंस पॉइंट अकर्स। माय गुडनेस, इतना इजी, ये क्या है भाई, नहीं इतना इजी नहीं हो सकता। पोटेंशियोमीटर सर्किट सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 gives a balance point at 36, ठीक है। इफ अनदर सेल ऑफ ईएमएफ दिस रिप्लेसेस देन, अरे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, क्या है भाई, पहला ईएमएफ 1.5 है, दूसरा ईएमएफ 2.5 है, अरे यार कोई नहीं, एक आध क्वेश्चन हो जाता है इजी। इसका बैलेंस पॉइंट 36 है, यही है ना, तो इसका बैलेंस पॉइंट क्या होगा, L2 होगा। तो कितना हो गया L2 की वैल्यू भाई 36 इंटू 2.5/1.5, ये तो है करेक्ट। तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 12, तो 5 हो गया 60, ऑप्शन 1, कुछ है ही नहीं इसमें भाई इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ठीक है भाई। तो फोटोन की एनर्जी कितनी है, h/λ, ठीक है। फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन है ही नहीं, अच्छा चलो। तो मैक्सिमम के मैक्स भी वही होगी जो h/λ हो गई भाई, है ना। फोटो सेंसिटिव क्या होता है हमारा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, के मैक्स इज इक्वल टू h/λ-5, कह रहा 5 0 है, ठीक है ना। तो के मैक्स जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी एनर्जी h/λ होगी, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ m इज मास ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस हैज़ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, अच्छा एक मिनट, लैम्डा डी भी दिया हुआ है, लैम्डा भी दिया हुआ है देखते हैं। तो लैम्डा डी और लैम्डा में रिलेशन पूछ रहा है ना, मास ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन हैज़, ओके ठीक है भाई देखते हैं। तो बेसिकली कह रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के आया है इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, है ना, उसका मास m है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए करना क्या पड़ता था, हाँ करेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर निकालनी है लैम्डा डी, तो h/ मोमेंटम इसका चाहिए होगा, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, याद होना चाहिए भाई, है ना। मोमेंटम का स्क्वायर करो, उसमें 2m से डिवाइड कर दो, ये आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन होता है। तो 2mk का रूट, मोमेंटम कितना हुआ, √2mk, पुट कर दो h/√2mk, ये हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ, करेक्ट। अब क्या है h/√2m, k की वैल्यू क्या है भाई, के मैक्स है ना, h/λ, तो √λ ऊपर गया, ठीक है। ये हो गया लैम्डा डी, कर दो दोनों तरफ का स्क्वायर, लैम्डा डी स्क्वायर इज इक्वल टू h² λ/2m hc, यही है ना।
ठीक है ना। तो लैम्डा डी स्क्वायर इज लैम्डा टाइम 2m/h(c). भाई देखो, लैम्डा डी स्क्वायर इज h(c) लैम्डा। 2m/h(c) किधर आता रहा भाई? 2m नहीं, 2m/h(c) दोनों सब साथ में आ रहा है ना। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, ऊपर भी तो एक h है ना भाई, h ऊपर भी है। देखो तो क्या हुआ, h लैम्डा बाय 2m ये हुआ ना, c इज लैम्डा डी का स्क्वायर, है ना। तो अरे भाई, तो लैम्डा की वैल्यू 2mc बाय h, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा डी स्क्वायर, ये तो है ना, यही है ना। 2mc बाय h लैम्डा डी स्क्वायर कहाँ है? लैम्डा की वैल्यू 2mc बाय h लैम्डा डी स्क्वायर, ऑप्शन 3 खत्म। तो हमें क्या पता होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल में रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो डी ब्रोगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन, डी ब्रोगली वेवलेंथ मोमेंटम की टर्म से बताया है ना। पी इज इक्वल टू अगर √2m के फट से याद नहीं है तो देर लग जाएगी, अदरवाइज सिंपल है, हो गया ऑप्शन 3। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट ऑप्शन 10th। अब देखो भाई, मैच द कॉलम में एक फ़ायदा होता है, हो सकता है सारे फार्मूले याद ना हो, लेकिन अगर मैक्सिमम फार्मूले याद हैं तो भी काम चलता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो, मुझे याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी v=u+at से निकाला जाता था। v=u+at से निकलता था, और a की वैल्यू होती थी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बाय मास, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन टाइम्स टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। तो a का तो ऑप्शन डेफिनेटली r है। ठीक है, अच्छा भाई, दूसरा करंट डेंसिटी I = NEVD, ये भी मुझे याद है। d का ऑप्शन q है। ठीक है, ठीक है। अब ये भी मुझे पता है कि जो करंट डेंसिटी, हाँ ठीक है, रिलैक्सेशन पीरियड E = इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन पीरियड। अच्छा, इनमें अभी भी डाउट है। AR/DQ कहाँ दिया है भाई? AR/DQ एक ऑप्शन है, AR/DQ 2 ऑप्शन है। अब इनमें उनमें देखना है। अच्छा हाँ, वही बात आ गई। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मतलब रो इनमें से क्या है? कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। भाई देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें रेजिस्टिविटी ऑलरेडी है, NE² रो है ना, वो खुद ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो भाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फिर यही होगी, तो फिर रिलैक्सेशन पीरियड ये हो जाएगा। तो B का S और तो A का R, B का S, D का Q, ऑप्शन 1 भाई मेरे हिसाब से तो ये होगा, है ना, क्योंकि रो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है ना भाई। ठीक है ना, तो B तो P हो नहीं सकता। देखो B देखो और P देखो भाई, इसका एक छोटा सा पार्ट यही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो ये इसके बराबर कैसे हो जाएगा? एनीवे, आगे बढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस से V है। ठीक है भाई, अर्थ वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट। ओके जी, अर्थ एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? V escape is √2gme/re। फॉर एग्जाम्पल, एनी प्लैनेट से प्लैनेट P पर एस्केप वेलोसिटी √2g, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट। करेक्ट। तो अब अगर एस्केप वेलोसिटी का रेशियो निकालोगे VE/VP, तो क्या आएगा? √me/mp इंटू √RP/RE, यही है ना, me/mp RP/RE, ये तो होगा ना। अब देखो, रेडियस तो दिया ही हुआ है ना, रेडियस दिया हुआ है। प्लैनेट का जो रेडियस है 4 टाइम्स अर्थ का रेडियस है
है ना। तो ये दिया हुआ है कि प्लैनेट का जो रेडियस है वो 4 टाइम्स अर्थ का रेडियस है। तो क्या बन गया, वी पी इज इक्वल टू रूट एम ई बाई एम पी इंटू ठीक है। अभी हम इसको पूरा और कर लेते हैं, फिर हम इस पर आते हैं। रुक जाओ, यहीं तक करके छोड़ दिया, इसको हम रिजल्ट को बाद में यूज़ करेंगे। एम ई बाई एम पी का क्या करें भाई, तो दिया नहीं क्वेश्चन में अर्थ और उस प्लानट के मास का रेशियो। तो क्या बोल रहा है, सेम मास डेंसिटी, उस प्लानट की मास डेंसिटी सेम। डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और अर्थ की और उस प्लानट की डेंसिटी सेम है। तो अर्थ का मास अपॉन अर्थ का वॉल्यूम 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इज इक्वल टू उस प्लानट का मास पाई उस प्लानट का वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या आ गया, मास ऑफ अर्थ बाय मास ऑफ प्लानट इज इक्वल टू क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब बाय रेडियस ऑफ प्लानट क्यूब। ये तो हो गया ना। अब इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब बाय रेडियस ऑफ प्लानट क्यूब इंटू रूट ऑफ रेडियस ऑफ प्लानट बाय रेडियस ऑफ अर्थ। भाई क्या हो जाएगा, ये क्या जाएगा, रूट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ प्लानट स्क्वायर विच इज़ रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ प्लानट। तो फिर क्या आ गया, तो आ गया वी ई बाय वी पी एस्केप वेलोसिटी एट द अर्थ बाय एस्केप वेलोसिटी एट प्लानट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ प्लानट। ठीक है ना। अब प्लानट का जो भाई सेम रेशियो में है, जिस रेडियस के रेशियो में ही एस्केप वेलोसिटी है। अब रेडियस कितनी है इस प्लानट की, 4 टाइम्स अर्थ की रेडियस है ना। तो एस्केप वेलोसिटी भी 4 टाइम्स होगी, आंसर ऑप्शन 4। भाई रेडियस आपके क्या, प्लैनेट की रेडियस 4 टाइम्स अर्थ की रेडियस है ना, तो प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी भी 4 टाइम्स होगी ना, दिख रहा है। इस इक्वेशन से बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।